हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पीआरटी का सेट नंबर 6 लेके आए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले 5 सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम इन सभी लेक्चर्स में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एलडीसी, लेखपाल सभी के 25 सेट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और इन सभी सेट्स को कंप्लीट करने के बाद आपका जो DSSB जीके का पार्ट है वो यहाँ से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना हम कवर कर देंगे। क्योंकि यहाँ हम केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ सभी टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो कवर करते हैं इन प्रैक्टिस सेट्स के ज़रिए। जो भी क्वेश्चन आया होता है उस सभी का हम डिटेल सॉल्यूशन लेके आते हैं, और जो भी संभावित प्रश्न बन सकता है वो सभी यहाँ हम डिस्कस कर देते हैं। पॉलिटी का कुछ ज़रूर आर्टिकल्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लॉन्ग वीडियो होगा। तो जैसे ही ये सेट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको यहाँ से इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी जीके के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से इन वीडियोस पर रिलाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज का है, उसमें पूछा गया भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जाता है। तो भारत में जो राज्य का गवर्नर होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त भी किया जाता है और राष्ट्रपति ही उसको हटा सकता है, तो हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य के किसी भी गवर्नर की नियुक्ति करता है और उनको हटा भी सकता है पद से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से आप सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है और इसको जो हटाने का कार्य है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है ये। इसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस बुलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है इसको। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हैं जिसको आपको यहाँ से कवर नहीं करने हैं। हम आपको कुछ अलग से आर्टिकल्स देंगे, अनुच्छेद देंगे, जिसमें से आपका सभी क्वेश्चंस उसी में से फंस जाएंगे। तो यहाँ से कवर मत करना, क्योंकि ये तो 1-2 आर्टिकल्स से पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आपका। तो हम जो आर्टिकल्स देंगे बस वही कर लेना, उसी में से पूरा आपका कवर हो जाएगा आर्टिकल का पार्ट। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है एशियाई सिंह केवल डैश में पाए जाते हैं। तो एशियाई सिंह के बारे में पूछा गया है। एशियाई सिंह जो हैं, एशियाई शेर जो हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है आपका। तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे पेरियार जो है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और केरल में स्थित है पेरियार, और ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है। ये आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये भी पूछा जाता है। पेरियार केरल में स्थित है और ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए काजीरंगा के बारे में। काजीरंगा जो है वो असम में स्थित है। काजीरंगा असम में स्थित है। और काजीरंगा जो है वो फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाला गैंडा यहाँ पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा, जिसको हम राइनो बोलते हैं। तो यहाँ स्थित है, यहाँ फेमस है इसके लिए काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जिसके लिए ये काजीरंगा असम फेमस है। इसके बाद दाची के बारे में पूछा जाता है। दाची आपको याद होना चाहिए। दाची जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। J&K जम्मू कश्मीर में दाची स्थित है और यहाँ कश्मीरी मृग पाया जाता है। कश्मीरी मृग के लिए फेमस है ये कश्मीरी मृग के लिए फेमस है ये। और कश्मीरी मृग को, जिसको हम स्टैग बोलते हैं, कश्मीरी हिरन भी आप लिख सकते हैं, यहाँ हिरन भी बोलते हैं। तो कश्मीरी हिरन के लिए क्या फेमस है? दाची कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो ये सभी संभावित क्वेश्चन हैं आपके जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है कि जंगली हाथी के लिए कौन सा फेमस है? तो पेरियार। एक सींग वाले गैंडा यानी कि राइनो के लिए कौन फेमस है? काजीरंगा। कश्मीरी हिरन के लिए दाची। तो ये तीनों क्वेश्चन भी आपके संभावित हैं, पूछ सकते हैं, तो आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी तट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर हमें व्यवस्थित करना है पहाड़ियों को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पश्चिमी तट होता क्या है।
सॉरी पश्चिमी घाट क्या होता है, तो पश्चिमी घाट क्या होता है, जैसे ये भारत का मैप है तो ये इंडिया का मैप में ये जो पश्चिमी तट स्थित है इसी को हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। और पश्चिमी घाट जो है उसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको हम सह्याद्री बोलते हैं। तो सह्याद्री जो है उसको पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर कर लेना। इसके अलावा ये पूछा गया कि ये जो पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं तो उसको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधुदुर्ग जो है वो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग स्थित है। इसके अलावा कुद्रेमुख का नाम तो बहुत फेमस है, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में कुद्रेमुख फेमस है। ऊटी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा मन्नार जो है वो केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। तो ये सभी चीज़ें, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि सिंधुदुर्ग जैसे कि यहाँ से अगर बात करें तो ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ जो है ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, महाराष्ट्र के हिस्से में यहाँ कहीं इस जगह तट पर स्थित है आपका सिंधुदुर्ग। महाराष्ट्र के ठीक नीचे जो है वो कर्नाटक स्थित है और कर्नाटक में आपकी यहाँ कहीं स्थित है कुद्रेमुख। उसके नीचे जो है ये जो भाग है ये तमिलनाडु का भाग है और तमिलनाडु में इस जगह कहीं यहाँ कहीं आपकी स्थित है ऊटी। उसके अलावा मन्नार कहाँ स्थित है, तो मन्नार यहाँ कहीं केरल में स्थित है मन्नार। तो ये चारों पहाड़ियाँ कैसे स्थित हैं आपको पता लग गया होगा। इसके अलावा हम मैप से भी देख लेते हैं। तो जैसे कि ये इंडिया का मैप दिया गया है तो इसमें हमें दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ पूछेंगी, तो दक्षिण की ओर हम चलते हैं। तो दक्षिण की ओर हम आ चुके हैं। तो दक्षिण की ओर जैसे कि पहाड़ियाँ पूछी गई थी, तो महाराष्ट्र में यहाँ स्थित है सिंधुदुर्ग। तो यहाँ कौन सी पहाड़ी स्थित है, सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग। इसके अलावा कर्नाटक में यहाँ कहीं स्थित है आपकी कुद्रेमुख, कुद्रेमुख का नाम याद होना चाहिए, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा तमिलनाडु में ऊटी स्थित है जो कि यहाँ कहीं फेमस है ये ऊटी। लास्ट जो है मन्नार वो केरल में यहाँ कहीं स्थित है मन्नार, मन्नार। तो ये चारों की लोकेशन हम देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। तो ये कुछ दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं, इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ लिया जाता है। तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए। सबसे ऊपर नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ हैं, उसके नीचे पालकोंडा हिल्स हैं, उसके नीचे जावदी जिसको जावड़ी भी कहते हैं, फिर शेवरॉय, शेवरॉय के नीचे नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई और लास्ट में कार्डेमम। तो ये सभी क्रम आपको याद होना चाहिए। नल्लामलाई, इसके नीचे पालकोंडा, जावदी, शेवरॉय, नीलगिरी, नल्लामलाई और कार्डेमम। कार्डेमम जो है वो भारत की दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं कार्डेमम, जहाँ इलायची की खेती की जाती है इसलिए इसको कार्डेमम पहाड़ियाँ बोलते हैं। अन्नामलाई और उसके बाद नीलगिरी फेमस है, नीलगिरी क्योंकि यहाँ से केरल और ये तमिलनाडु और यहाँ से ये है कर्नाटक, तो ये तीनों में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये इसलिए फेमस हैं। तो तीनों को जोड़ती हैं ये। इसके ऊपर आती है शेवरॉय, जावड़ी, पालकोंडा, नल्लामलाई। तो ये चारों पहाड़ियों का, सभी पहाड़ियों का आपको क्रम याद होना चाहिए। ये कृष्णा नदी के नीचे सभी पहाड़ियाँ आती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की ये पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये महाराष्ट्र में, केवल महाराष्ट्र में स्थित हैं, महाराष्ट्र से बाहर स्थित नहीं है। तो ये पूछा जाता है कौन कौन सी ये पहाड़ियाँ हैं जो केवल और केवल महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो अजंता का नाम आता है, बालघाट, सतमाला और हरिश्चंद्र। तो ये सतमाला के नीचे कौन सी स्थित है, हरिश्चंद्र। ये पूछ लिया जाता है महाराष्ट्र में सतमाला पहाड़ी के नीचे कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो सतमाला के दक्षिण में जो पहाड़ी स्थित है वो हरिश्चंद्र पहाड़ी स्थित है। अजंता के दक्षिण में जो स्थित है वो बालघाट स्थित है। और ये चारों पहाड़ियाँ जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके अलावा मध्य भारत की कुछ पहाड़ियाँ पूछते हैं। तो मध्य भारत की पहाड़ियों में ये 3 पहाड़ियों के नाम आते हैं। जो सबसे पहले है वो अरावली, अरावली हिल्स। अरावली के नीचे जो विंध्याचल हिल्स है, विंध्याचल के नीचे ये जो है वो सतपुड़ा स्थित है। तो सबसे ऊपर जो है अरावली, ये लिखा है अरावली। विंध्याचल जो है वो ये लिखा है विंध्याचल। और विंध्याचल का ही हिस्सा है कैमूर और पारसनाथ। तो ये पूछ लेते हैं अक्सर कि कैमूर और पारसनाथ कौन सी पहाड़ियों का भाग है। तो आपको पता होना चाहिए विंध्याचल पहाड़ियों का भाग है कैमूर और पारसनाथ। तो विंध्याचल का ही जो आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है वो कैमूर और पारसनाथ के रूप में फैला हुआ है। उसके अलावा सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा का ही हिस्सा आगे की ओर बढ़ा हुआ है वो महादेव और मैकाल है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, इस तरह आपको याद होना चाहिए।
विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ, ये याद होना चाहिए, और अरावली, ये याद होना चाहिए। तो इनका क्रम भी पूछ सकते हैं, सबसे ऊपर अरावली, फिर विंध्याचल, उसके नीचे सतपुड़ा। अब एक क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता है जो कि वो ये है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ से ये नदी दिखाई गई है जिसे हम नर्मदा नदी कहते हैं। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से होकर बहती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछते हैं, सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है। तो सतपुड़ा के जो दक्षिण में ये नदी जो बह रही है वो तापी नदी या ताप्ती नदी के नाम से जानी जाती है। तो तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में पाई जाती है। और इसके अलावा ये जो आपको पता होना चाहिए, ये जो है नर्मदा नदी और तापी नदी दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भ्रंश घाटी से जो बहने का ये कारण है वो ये है कि भ्रंश घाटी से जो भी नदियाँ बहती हैं वो थोड़ी नीचे की ओर स्थित होती है भ्रंश घाटी। जैसे कि अगर आपको ये पहाड़ियाँ दिख रहा है, ये है विंध्याचल और दूसरी पहाड़ी है सतपुड़ा। तो विंध्याचल जो ऊपर है और फिर सतपुड़ा ऊपर की ओर है, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है वो नीचे की ओर स्थित है। तो इसीलिए यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि नर्मदा है, और इसी तरह तापी नदी इन दोनों के बीच में से होकर बहती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए नर्मदा और तापी आखिर इधर की ओर क्यों फ्लो करती हैं। तो ये क्योंकि भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं दोनों नदियाँ। इंडिया की जो मोस्टली नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ से यहाँ की ओर जाती हैं, पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो उल्टा भाव रखती हैं अपना, यानी कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो उनमें से दो नदियाँ तो नर्मदा और तापी हैं। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे पहले कि जितनी भी इंडिया की नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर क्यों प्रवाहित होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर आखिर क्यों प्रवाहित होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया को जो ढलान है वो पश्चिम की ओर ज़्यादा है और पूर्व की ओर कम है। तो ढलान कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ढलान जैसे अगर आपका ये इस तरह ढलान है तो यहाँ से कोई भी नदी निकलेगी तो इस तरफ ही बहेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए जो भी वर्षा पोषित नदियाँ होती हैं तो वो सभी यहाँ से की ओर बहती हैं। इसके अलावा ये जो नदियाँ हैं कुछ जो भ्रंश घाटी से होकर बह रही हैं वो यहाँ की ओर क्यों प्रवाहित हो रही हैं, क्योंकि वो भ्रंश घाटी से होकर जाती हैं। तो ऐसी कौन सी नदियाँ हैं, इनका नाम अक्सर पूछ लेते हैं। तो आपको एक ट्रिक से याद करा देते हैं, नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन, तो ये फिल्म तो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो सुन लेना आप। नमस्ते लंदन, ना से हो गया आपकी नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है और इसका प्रवाह कहाँ से कहाँ तक है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको। उसके अलावा माँ से है माही नदी। माही भी सेम ऐसे ही, उसका प्रवाह पूर्व से कहाँ की ओर है, पश्चिम की ओर है। पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह प्रवाहित होती है। तीसरी जो है सात से हो गई साबरमती नदी, उसका भी प्रवाह उल्टा है, साबरमती। इसके अलावा ता से हो गई तापी नदी, जो आप देख चुके हो, तापी या ताप्ती नदी बोलते हैं जैसे। लास्ट में आती है लंदन, तो लंदन से ला से हो गया आपकी लूनी। तो ये 5 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं जो कि कहाँ से कहाँ की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जैसे कि यहाँ ये आपने देखा है नर्मदा, तापी, इसी तरह लूनी वहाँ से जाती है, साबरमती, और एक और कौन सी है, नमस्ते लंदन। तो आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, साबरमती, लूनी, ये सभी नदियाँ क्या हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ये सिंधुदुर्ग सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे कर्नाटक में कुद्रेमुख, फिर तमिलनाडु में ऊटी और लास्ट में मन्नार। फोर्थ क्वेश्चन, और इससे पहले आप सॉल्यूशन ये पढ़ सकते हैं, ये थर्ड वाले का सॉल्यूशन है, ये पढ़ लेना आप। तो उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पुरापाषाण स्थल नहीं है। तो पूरा भारत का पुरापाषाण स्थल नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, भीमबेटका भी है, हंसली हुंसगी गुफा भी है, कुरनूल गुफा भी है, बराबर गुफा नहीं है। तो इसका नाम तो आपने सुना होगा, भीमबेटका जो है वो पुरापाषाण काल की है। बराबर का नाम भी सुना होगा, भले इन दोनों का नाम नहीं सुना होगा, तो इन दोनों का तो सुना होगा। भीमबेटका जो है वो पुरापाषाण काल की है और बराबर गुफा जो है वो मौर्य काल से संबंधित है, अशोक के काल से संबंधित है। बराबर गुफा क्या है आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसको डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं इसके क्या लिखा है। तो बराबर गुफा जो है वो बिहार के गया ज़िले में स्थित हैं।
इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है और इनका संबंध मौर्य काल से है, जबकि भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफा जो हैं वो पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। तो बराबर गुफा जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बिहार में स्थित है, सबसे पहली बात। तो दूसरी, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं ये आपको याद होना चाहिए। ये चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफा यही हैं। ये मौर्य काल के अशोक के शिलालेखों को यहाँ देखा जाता है। अशोक के जो शिलालेख हैं वो यहाँ पाए जाते हैं बराबर गुफा में। तो आपको ये सभी चीज़ें बराबर गुफा के याद होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार डैश में पाया गया है। तो महान स्नानागार कहाँ पाया गया है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। महान स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का स्थल है, बहुत इम्पोर्टेंट स्थल है। तो जितने भी आज तक इम्पोर्टेंट स्थल हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो हम आपको एक ही बार में कंप्लीट करा देते हैं। तो ये जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 2400 से लेकर 1700 BC तक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि सिंधु सभ्यता जो है उसमें ये जो है वो मैप दिखाया गया है, जिसमें सबसे उत्तर की ओर मांडा जम्मू कश्मीर स्थित है। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है मांडा। यहाँ लिखा गया है मांडा, और जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चिनाब नदी के किनारे मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि सबसे उत्तर में स्थित है। सबसे जो पश्चिम की बात कर लेते हैं। सबसे पश्चिम में जो स्थित है वो है बलूचिस्तान का सुतका गेंडोर। नाम है, जगह का नाम है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान क्या होता है, जो पाकिस्तान, जैसे ये इंडिया है, इंडिया का, और पहले जो था इंडिया पाकिस्तान पूरा एक ही था। तो पाकिस्तान का जो ये पार्ट है ये वाला, तो इसको हम बलूचिस्तान बोलते हैं। तो बलूचिस्तान जो है वो सुतका गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान में स्थित है, और ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग है वो है मेरठ, आलमगीपुर। मेरठ कहाँ स्थित है पता ही आपको, उत्तर प्रदेश के आलमगीपुर में स्थित है, और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे, और मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। उसके अलावा लास्ट आता है दायमाबाद। तो दैमाबाद भी बोलते हैं इसको, और दैमाबाद जो है वो अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। दैमाबाद या दायमाबाद भी बोलते हैं, और ये गोदावरी के किनारे स्थित है। तो ये थे सभी सिंधु स्थल जो सबसे उत्तर में स्थित है ये, जिसको बोलते हैं मांडा, सबसे दक्षिण में दैमाबाद, सबसे पूर्व में हिंडन, और सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये ऊपर का कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से पूछना है कि सर्वाधिक जो स्थल हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं। तो गुजरात में कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं और वहाँ किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ है, या फिर कौन कौन सी चीज़ें खुदाई में हमें मिली हैं। तो सबसे पहले धौलावीरा की बात कर लेते हैं। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। गुजरात में कच्छ ज़िले में स्थित है धौलावीरा। यहाँ से क्या मिलाता है, तो धौलावीरा में हमें सिंधु लिपि के 10 चिन्ह वाला शिलालेख मिला था। शिलालेख क्या होता है, पत्थर का एक लेख होता है, पत्थर की एक प्रस्तर होता है जिस पर हम लेख लिखा रहता है, तो उसको बोलते हैं शिलालेख। तो हड़प्पा लिपि के 10 चिन्ह वाला शिलालेख मिला था। दोस्तों, हड़प्पा की लिपि ऐसी लिपि है जो आज तक कभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है, तो उस लिपि को हम अज्ञात लिपि बोल देते हैं। तो हड़प्पा लिपि के 10 चिन्ह वाला शिलालेख यहाँ से मिला था। कहाँ से, धौलावीरा से, जो कच्छ जिला में स्थित है। गुजरात की बात कर रहे हैं, ये गुजरात में ही स्थित हैं ये सारे। फिर उसके अलावा उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य भी मिले थे। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जैसे ये घर हैं, ये हमारे घर बने हुए हैं, फिर इस तरफ घर बने हुए हैं, बीच में ये जो है वो रोड है, और रोड में साइड में से यहाँ नालियाँ निकलती हैं, इस साइड और इस साइड, और बीच में रोड होती है। तो लेकिन सिंधु सभ्यता में जो था वो ड्रेनेज सिस्टम जो था, उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था। घर तो ऐसे ही बने थे, घर तो हमारी तरह बने थे, यहाँ रोड भी थी, लेकिन जो वहाँ ड्रेनेज सिस्टम था वो पीछे से निकलता था, उनकी नालियाँ जो थी वो पीछे से जाती थी। तो ये बहुत अच्छा जो प्रणाली है वो देखने को मिलती है सिंधु में। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य भी धौलावीरा से मिले हैं।
दूसरा आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है वो कच्छ जिला में ही स्थित है। तो कच्छ जिला में धौलावीरा भी है और सुरकोटदा भी है। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट आता है कुनुतासी। कुनुतासी जगह जो है वो राजकोट जिला में स्थित है। यहाँ से कुछ मिला होगा लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं लिखा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा ये। रोजदी सौराष्ट्र में स्थित है, तो ये भी सिंधु सभ्यता स्थल है, रोजदी सौराष्ट्र में स्थित है। उसके अलावा लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। लोथल जो है वो अहमदाबाद ज़िले में स्थित है, गुजरात के, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। और लोथल से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो युगल शवाधान, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई ये मेल है और इस तरह फीमेल, तो उसके जो युगल शवाधान इस तरह मिले हैं आपको। तो कौन सा स्थल है, लोथल से आपके युगल शवाधान मिले हैं। गोदीवाड़ा मिला है, गोदीवाड़ा जहाँ बहुत सारे गेहूँ इकट्ठे किए गए हैं। चावल मिले हैं, अग्निकुंड मिला है। पैमाने की खोज भी यहाँ से की गई थी, यानी कि ये कहा जा सकता है कि इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी विकसित थी। जब वहाँ पैमाना था, तो यानी कि तराजू एक तरह का वहाँ पैमाना था, तो फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था एक तरह से विकसित अर्थव्यवस्था थी, इसीलिए वहाँ इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं लोथल में। ख़ास तौर से लोथल की बात करें हम, लोथल में युगल शवाधान मिला, गोदीवाड़ा मिला, चावल मिले, अग्निकुंड मिला। पैमाने की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है पैमाने की खोज, लोथल, फिर गोदीवाड़ा, युगल शवाधान। उसके अलावा चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं लोमड़ी का चित्र भी मिला है यहाँ से। चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं लोमड़ी का चित्र भी लोथल से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अहमदाबाद ज़िले में स्थित था लोथल। नेक्स्ट आता है रंगपुर। रंगपुर जो है वो काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है और भादर नदी के किनारे स्थित है रंगपुर। रंगपुर भादर नदी के किनारे काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। क्या होता है ये काठियावाड़, तो यहाँ से ये जैसे गुजरात है, ये जो इलाका है वो कच्छ के नाम से जाना जाता है, कच्छ, और ये जो है इलाका है वो काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है, काठियावाड़। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कच्छ कौन सा होता है, ऊपर वाला ये हिस्सा, और ये काठियावाड़। जब ये कच्छ होता है ये वाला हिस्सा, तो इसीलिए हम यहाँ जो वाटर होता है पानी, उसको हम कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, और नीचे जो होता है ये वाला पानी, इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कच्छ जिला, और कच्छ में क्या क्या चीज़ें स्थित हैं तो ऊपर हमने देख ली। काठियावाड़ में क्या स्थित है, रंगपुर, तो रंगपुर काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, भादर नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा हमने ऊपर देख ही लिया था कि कच्छ जिला में धौलावीरा आता है और सुरकोटदा आता है। राजकोट जिला में कुनुतासी, सौराष्ट्र में रोजदी, लोथल अहमदाबाद जिले में स्थित है, भभुआ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से युगल शवाधान, गोदीवाड़ा, चावल, अग्निकुंड, पैमाने की खोज और चोंच में मछली दबाए चिड़िया लोमड़ी के चित्र मिले थे। रंगपुर काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, भादर नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आ जाते हैं हरियाणा में। हरियाणा जो है वो भी इम्पोर्टेंट स्थल है सिंधु सभ्यता का। तो सिंधु सभ्यता का जो हरियाणा है, इसमें बनमाली या बनावली एक ही जगह है, इसको बनमाली या बनावली बोलते हैं। हिसार ज़िले में स्थित है, आज आप देख सकते हैं हिसार ज़िला बहुत फेमस है। तो हरियाणा का हिसार ज़िला जो है वो, उसमें बनमाली और बनावली एक ही चीज़ें हैं, ये मिली थी, सिंधु सभ्यता स्थल हैं। और यहाँ से जो है वो पकी मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति, यानी कि एक हल मिला था, इस तरह का हल मिला था, और जो कि किसका बना था, मिट्टी का, पकी हुई मिट्टी से बनी हल की प्रतिकृति मिली थी यहाँ से। ठीक है, ये था हरियाणा का स्थल। इसके अलावा आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो है सिंध प्रांत। यहाँ सिंधु लिख दिया था वो गलत है, सिंध लिख लेना आप। सिंध कहाँ स्थित है बता ही दिया था हमने, जैसे ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का दक्षिणतम भाग जो है ये इस टाइप का, यहाँ ये सिंध यहाँ सिंध स्थित है और इसको बलूचिस्तान भी बोलते हैं। तो सिंध जो है वो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। सिंध का चन्हू दड़ो बहुत फेमस है। चन्हू दड़ो जो है उसका नाम आता है ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान। तो इस तरह की चित्र वहाँ मिला था चन्हू दड़ों में। चन्हू दड़ों में क्या मिला था, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजों के निशान मिले थे। दूसरा, मनके बनाने का कारखाना भी चन्हू दड़ों से प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना चन्हू दड़ों से। ठीक है, तो ये जितने भी स्थल हम बता रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो बहुत हैं, असंख्य चीज़ें मिली हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो पूछी गई हैं अक्सर, इसलिए आपको ये रटी होनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है मोहनजोदड़ो, ये जो सिंध में स्थित है, और चंदूरदड़ो जो था वो भी सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन अभी अभी आपको देखने को मिला है। विशाल अन्नागार, या जिसमें अन्न का संग्रह किया जाता था। फिर स्नानागार, एक बहुत बड़ा बाथ, जैसे ग्रेट बाथ बोलते हैं। घरों में कुएं के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, स्त्री की एक ऐसी कांस्य मूर्ति मिली है जो नृत्य मुद्रा वाली है। कांस्य मूर्ति क्यों मिली? क्योंकि सिंधु जो थी कल्चर, वो कांस्य कल्चर था। कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज एज बोलते हैं हम। कांस्य, यहाँ कांस्य का बहुत काम होता था। आगे चलते हैं पूर्वी पंजाब। तो पूर्वी पंजाब, रोपड़, सतलज नदी। अच्छा, पंजाब दो तरह के होते हैं, जैसे आज ये हमारा इंडिया का मैप है, ऊपर यहाँ कहीं आपको यहाँ पंजाब दिखता है, तो ये तो हमारा पूर्वी पंजाब हो गया, जो हिंदुस्तान का भाग है। पश्चिमी पंजाब वहाँ का पंजाब है जो है पाकिस्तान में। तो पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान में, पूर्वी पंजाब हिंदुस्तान में स्थित है। पूर्वी पंजाब से रोपड़ जो स्थान है वो स्थित है। रोपड़ जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, रोपड़ जो स्थल है। ठीक है। उसके बाद पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से हड़प्पा स्थल संबंधित है। हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता इसको कहा जाता है, जो कि रावी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी, कहाँ से? हड़प्पा से, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। लास्ट एक दो क्वेश्चन और हैं बस, इसके अलावा ख़त्म। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान आपको बताया था क्या है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दक्षिण पार्ट है, जो उसको कहा जाता है बलूचिस्तान। सुतकागंड और दास्क, बलूचिस्तान से का जो दो स्थल हैं वो याद होने चाहिए, सुतकागंड और बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे ये पश्चिमी भाग है। यहाँ बलूचिस्तान, ये हमने सबसे पहले देखा था डायरेक्शन देखते समय। सिंधु सभ्यता का सबसे जो पश्चिमतम भाग है, यानी कि सबसे पश्चिम की ओर स्थित भाग है, वो है सुतकागंडोर, और जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। बलूचिस्तान में ये आपका बालाकोट स्थित है, जो बिंदार नदी के किनारे स्थित है। बालाकोट, बिंदार नदी। नेक्स्ट राजस्थान। राजस्थान में भी इसके कुछ स्थल मिले हैं सिंधु सभ्यता के। तो सिंधु सभ्यता के राजस्थान के जो स्थल हैं वो कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन स्थित है, और यहाँ से आपको हल से जोते गए खेत याद रखने हैं। हल से जोते गए खेत मिले थे। ऊपर से ईंटों का अलंकरण मिला था, और अग्निकुंड भी मिला था। तो अग्निकुंड तो नहीं पूछा गया, लेकिन ईंटों का अलंकरण पूछा गया बहुत ज़्यादा, और हल से जोते गए खेत पूछे गए हैं राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। यानी कि फिफ्थ का आंसर जो हम देख रहे थे वो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा महान स्नानागार, अन्नागार, ये सब चीज़ें कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है भारत रत्न प्राप्तकर्ता। भारत के एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व बिस्मिल्लाह खां डैश से जुड़े हैं। तो बिस्मिल्लाह खां किससे जुड़े हुए हैं? तो आपको याद होना चाहिए, बिस्मिल्लाह खां जो है उनका नाम आता है शहनाई में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का नाम शहनाई में आता है। इससे संबंधित कुछ एक प्रश्न जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो सभी हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करने हैं, तो वो अभी ले आते हैं। तो ये कुछ आपको याद रखने हैं क्वेश्चंस जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। और दोस्तों ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, यकीन मानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये रट लेना है, क्योंकि जीके के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है इस समय। संतूर जो है वो उससे संबंधित हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित हैं, तो ये याद होना चाहिए। संतूर से कौन संबंधित है? शिव कुमार शर्मा। उसके अलावा सरोद से कौन संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा तो संतूर से संबंधित है, ठीक है। उसके अलावा सरोद से कौन कौन संबंधित है? तो सरोद जो है उससे संबंधित है उस्ताद अजमल अली खां और उस्ताद अलाउद्दीन खां। तो यहाँ से अलाउद्दीन खां, तो ये जूम आउट कर लेते हैं एक बार, यहाँ से आप देख लेना। आई होप आपको साफ नज़र आ रहा होगा यहाँ से। ओके, सरोद जो है, सरोद से कौन संबंधित था? उस्ताद अजमल अली खां। अजमल अली खां का नाम ध्यान रखना है, और अलाउद्दीन खां का नाम ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खां और अजमल अली खां, ये दोनों सरोद से संबंधित है। सरोद से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसकी सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में 19 तार होते हैं। सरोद में 19 तार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बीड़ा। बीड़ा जो है जो प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा।
वीणा जो आपने सरस्वती माँ के हाथों में देखी होगी। तो वीणा जो है वो हिंदुस्तान का प्राचीनतम जो वो है, क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इससे संबंधित, वीणा से संबंधित कौन है? तो असद अली खां। असद अली खां जो हैं वो वीणा से संबंधित हैं। शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिसका अभी नाम देखने को मिला है हमें। नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया का नाम आता है बांसुरी में, बांसुरी से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट है वायलिन से, वायलिन से जो संबंधित है वो एन राजम और गोपाल कृष्ण अय्यर, ये दोनों वायलिन से संबंधित हैं, एन राजम और गोपाल कृष्ण अय्यर। सितार से कौन कौन संबंधित है? तो सितार से अमीर खुसरो, पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी, ये तीनों सितार से संबंधित है। तो सितार से अमीर खुसरो, पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी। नेक्स्ट है तबला से कौन संबंधित है? तो तबला से सबसे इम्पोर्टेंट तो जाकिर हुसैन तबला से, उसके अलावा अल्लाह रखा का नाम ध्यान रखना है, अल्लाह रखा भी तबला से संबंधित हैं। तो जाकिर हुसैन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा जाता है अक्सर, और अल्लाह रखा जो है वो भी तबला से संबंधित हैं। उसके अलावा कुछ नृत्य जो हैं वो हमने पहले डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ अलग से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम ले आए हैं। ओडिसी जो है वो उड़ीसा से संबंधित है, और उड़ीसा से संबंधित जो ओडिसी नृत्य है उसकी फेमस जो नृत्यांगना है वो है संयुक्ता पाणिग्राही। पाणिग्राही, संयुक्ता पाणिग्राही, संयुक्ता है ये, संयुक्ता पाणिग्राही का नाम आता है इसमें ओडिसी नृत्य के लिए। गुजरात में 3 नृत्य फेमस हैं, गरबा और डांडिया तो सभी ने सुना होगा, इसके अलावा टिप्पानी भी गुजरात का फेमस है। नेक्स्ट आता है केरल। तो केरल से जो संबंधित है, केरल से मोहिनीअट्टम और कथकली, कथकली जैसे का और ला, तो केरल में भी का और ला रहा है, तो कथकली इस तरह याद करने के लिए ट्रिक बताई थी आपको। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल से संबंधित है। कथकली की जो फेमस नृत्यांगना है कथकली से संबंधित है वो है गुरु गोपीनाथ। गुरु गोपीनाथ, यहाँ गोपी वर्ड आ रहा है और यहाँ कथकली, तो ये ध्यान रखना है, कथकली जो है वो गोपीनाथ, गुरु गोपीनाथ कथकली से संबंधित है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ नृत्य हैं, नौटंकी, रास नृत्य और कथक, तीनों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नौटंकी, रास नृत्य बहुत फेमस है और कथक भी बहुत फेमस है। कथक जो है उससे संबंधित जो है नृत्यांगना वो हैं सितारा देवी, शौरा, बिरजू महाराज। इसके अलावा कुछ नीचे लास्ट में डिस्कस करेंगे। कथक से और भी हैं एक आध, तो उनके नाम हम लास्ट में देखते हैं जो रह जाएंगे। तो कथक से कौन कौन थे? कथक से सितारा देवी, शौरा, बिरजू महाराज, ये तीनों कथक से संबंधित हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का जो नृत्य है वो करगम और भरतनाट्यम, करगम तमिलनाडु और भरतनाट्यम दोनों तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो है वो तंजावुर के मंदिरों से संबंधित है नृत्य, और भरतनाट्यम से जो फेमस नृत्यांगना संबंधित हैं वो हैं हेमा मालिनी और पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम भी भरतनाट्यम से स्थित हैं, वो सॉरी संबंधित हैं। पंजाब में कौन सा होता है? पंजाब में हीर गीत संबंधित हैं पंजाब से। बंगाल से भटियाली गीत संबंधित हैं, भटियाली गीत है जो वो बंगाल से संबंधित है, हीर गीत पंजाब से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो होता है वो आंध्र प्रदेश से। राजस्थान से सुईसिनी, सुईसिनी राजस्थान से संबंधित है। तो यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई भी यहाँ से दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये जूम कर दिया है। तो यहाँ से लास्ट जो है असम, असम से कौन संबंधित है? असम से तबल चौंगली और सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य संबंधित है असम से। ऊपर से तबल चौंगली भी असम से संबंधित है, और सत्रिया नृत्य तो बहुत फेमस है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर से रौफ संबंधित है, जो कि अक्सर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रौफ कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है रौफ नृत्य। उसके बाद यक्षगान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यक्षगान है, सॉरी यक्षगान, ये कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। तो ये सभी नृत्यों के नाम है, आपको याद होने ही होने चाहिए, और इनकी जो फेमस नृत्यांगनाएं हैं वो भी याद होने चाहिए। जो कुछ अलग से पूछे गए हैं वो जरूर, जैसे राजस्थान का सुईसनी, राजस्थान, रौफ जम्मू कश्मीर, यक्षगान कर्नाटक, असम का तबल चौंगली और सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है, बंगाल का भटियाली गीत, पंजाब का हीर गीत, तो ये सभी याद होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ से आपको याद होंगे, ये तो मोस्टली ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, गुजरात से गरबा डांडिया टिप्पानी गुजरात, केरल से मोहिनीअट्टम और कथकली, तमिलनाडु से करगम और भरतनाट्यम। जैसे केरल से यहाँ 2 हैं कथकली और मोहिनीअट्टम, ऐसे ही तमिलनाडु से 2 हैं भरतनाट्यम और करगम। ये उत्तर प्रदेश से कथक, नौटंकी, रास नृत्य। अब इससे संबंधित कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, जैसे यहाँ देख लिए थे हमने संयुक्ता पाणिग्राही जो उड़ीसा से संबंधित थी,
इसी तरह लास्ट में देख लेते हैं कुछ। सबसे पहले भरतनाट्यम से कौन कौन संबंधित है, यहाँ सबसे पहले यही देखने जा रहे हैं हम। तो भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है और यहाँ से यामिनी कृष्णमूर्ति और हेमा मालिनी, पद्मा सुब्रमण्यम, ये तीनों संबंधित हैं भरतनाट्यम नृत्य से। भरतनाट्यम से कौन कौन, हेमा मालिनी, यामिनी कृष्णमूर्ति और पद्मा सुब्रमण्यम, ये संबंधित है, याद कर लेना। कथक से कौन संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये। कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और सितारा देवी, बिरजू महाराज, उमा शर्मा, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित का तो नाम बहुत फेमस है, जो कि कथक के लिए फेमस है, कथक करती हैं ये। उमा शर्मा, बिरजू महाराज का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। और सितारा देवी भी कथक से संबंधित हैं। कथकली केरल में होता है और केरल इसमें गुरु गोपीनाथ संबंधित हैं, गुरु गोपीनाथ केरल। नेक्स्ट जो है वो नृत्य का शास्त्रीय रूप मणिपुरी। और भरतनाट्यम का जो अंत है वो तिलाना के साथ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा गया है। ये शास्त्रीय नृत्य, ये तो बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ये नहीं देखना आप। भरतनाट्यम का जो अंत है वो तिलाना से होता है, ये बात ध्यान रखनी है। राजा रवि वर्मा का नाम पूछ लेते हैं, जो चित्रकारी से संबंधित है। हंस दमयंती नामक चित्र इन्होंने बनाया था, राजा रवि वर्मा। हंस दमयंती किससे संबंधित है, तो राजा रवि वर्मा से संबंधित है, जो कि एक चित्रकार हैं। तो ये सभी नोट डाउन कर लेना, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। भरतनाट्यम से कौन कौन संबंधित है, तो यहाँ से देख लेना, यामिनी कृष्णमूर्ति, हेमा मालिनी और पद्मा सुब्रमण्यम। कथक से सितारा देवी, बिरजू महाराज, उमा शर्मा, माधुरी दीक्षित। उसके अलावा कथकली से गुरु गोपीनाथ, कथकली केरल जो होता है। और भरतनाट्यम का अंत तिलाना से होता है। तो ये सभी आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है बुद्ध और महावीर किस महाजनपद से आते हैं। तो बुद्ध और महावीर किस महाजनपद से आते हैं, तो इसका आंसर दोनों जो हैं वो अलग अलग महाजनपद से आते हैं। अच्छा, महाजनपद क्या होता है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाजनपद सभी 16 के 16 महाजनपद याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर। सबसे पहले तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी पहले प्राचीन में, तो वो 16 थी। 16 महाजनपदों में से किसी भी महाजनपद की राजधानी पूछ लेते हैं, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। ऊपर से यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इसका आंसर जो है वो कुछ भी नहीं होगा। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों अलग अलग जनपद से संबंधित थे। तो इसका आंसर सबसे पहले देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि जो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी थे। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में उनका जन्म हुआ था। वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है। तो वैशाली जो है, वैशाली कुंडग्राम, वो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है। अब ये कहाँ है, ये 1 मिनट का इंतजार कर लो, अभी आपके लिए मैप ला देंगे हम। तो वज्जी महासंघ जो है वो वैशाली कुंडग्राम में स्थित था। इसके बाद अलावा बौद्ध जो थे, उन बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो ये चीज़ आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों का जन्म स्थान बहुत पूछते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, जबकि बुद्ध का जन्म जो है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। जन्म जो है वर्ष भी आपको याद होना चाहिए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है यानी कि 563, यानी कि ये बड़े थे बुद्ध, क्योंकि 563 फिर ऐसे करके ये BC है ना, ईसा पूर्व, जो पीछे चलती है 562, फिर ऐसे करके कहीं आया होगा 540। तो फिर इसके बाद सबसे पहले कौन जन्मे, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध जन्मे। उसके बाद जन्मे थे महावीर 540 में। 563 में जन्म हुआ था बुद्ध का। तो ये जो है लुम्बिनी, वो शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आता है, और शाक्य गणराज्य जो वो 16 महाजनपदों के अंतर्गत नहीं था। तो जरूर नहीं है कि 16 महाजनपदों में पूरा का पूरा इंडिया कवर था। तो 16 महाजनपद जो थे वो कुछ एक प्रांत तक सीमित थे। तो वो देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या थे ये महाजनपद। तो दोस्तों ये है इंडिया का मैप, जिसमें आपके सारे के सारे महाजनपदों का डिस्कस किया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले कंबोज की राजधानी थी हाटक। कंबोज कहाँ दिख रहा है आपको, कंबोज है ये। कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक, ये है हाटक। कंबोज की राजधानी जो भारत के बाहर इस तरह यहाँ स्थित है। उस समय ये भारत का ही पार्ट हुआ करता था, अफ़गानिस्तान की तरफ स्थित है ये। उसके अलावा गांधार जो है वो उसकी राजधानी तक्षशिला,
ये भी यहाँ की तरफ स्थित है, पंजाब अफगानिस्तान की तरफ। तो गांधार जो है वो तक्षशिला में स्थित है। सॉरी, गांधार की राजधानी तक्षशिला है, कंबोज की हाटक है, गांधार की तक्षशिला है। तो ये आपको याद होने चाहिए सबसे पहले। उसके अलावा चलते हैं भारत के जो मुख्य भूभाग पर स्थित हैं, तो वो देख लेते हैं। तो ये एक नज़र में आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। इंद्रप्रस्थ, उस समय इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और इसकी राजधानी कुरु थी। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। फिर पांचाल की अहिच्छत्र थी, पांचाल अहिच्छत्र। मल्ल की कुशीनगर थी। अच्छा, एक एक करके देख लेते हैं। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, कुरु जो है महाजनपद, उसकी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल जो है, अब यूपी की बात करते हैं। ये तो था दिल्ली आपका, ये जो है वो दिल्ली में आपका इस जगह स्थित था क्या, कुरु, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। उसके अलावा यूपी की बात करते हैं। ये है आपका, यहाँ से ये यूपी का जा रहा है, तो ये जो लाइन है हमारी ये यूपी की है। सॉरी एक सेकंड, ये यूपी में क्या क्या स्थित था तो देख लेते हैं। यूपी में शूरसेन जिसकी राजधानी क्या थी, मथुरा, शूरसेन मथुरा। पांचाल यहाँ की तरफ स्थित है, जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, पांचाल की अहिच्छत्र। उसके अलावा कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अभी जूम करके दिखा देंगे आपको और लिख भी देंगे। उसके अलावा वत्स था कौशल के नीचे, वत्स जिसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। फिर यहाँ था चेदी जो था वो बुंदेलखंड की तरफ यहाँ दिख रहा है आपको, ये चेदी स्थित है। और चेदी की राजधानी जो थी वो शक्तिमती थी। तो यहाँ से सबसे पहले आप जूम करके यूपी के जो महाजनपद थे यूपी में स्थित है वो देख लेना, ये स्थित है यहाँ से। पांचाल यहाँ स्थित है, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र, ये यहाँ लिखिए अहिच्छत्र, ठीक है, पांचाल। उसके अलावा शूरसेन की मथुरा। कौशल की श्रावस्ती, यहाँ से जूम कर देते हैं एक बार फिर, ये कौशल की श्रावस्ती, ये श्रावस्ती लिखा है, श्रावस्ती, ठीक है। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको लिख के वहाँ बता दिया जाएगा। शूरसेन मथुरा, कौशल श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी, वत्स जो है उसकी कौशाम्बी का पे बड़े ओ की मात्रा है, फिर कौशाम्बी, ठीक है। उसके अलावा आता है यहाँ से काशी की जो है वो वाराणसी, काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। और यहाँ एक हमने जो छोड़ दिया है, अच्छा पहले ये देख लेते हैं। चेदी जो है उसकी थी शक्तिमती, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, शूरसेन मथुरा, पांचाल अहिच्छत्र। और जो हमने यहाँ छोड़ दिया था वो देख लेते हैं, वो वहाँ लिखा है मल्ल। तो ये जो था यहाँ इसके ऊपर, काशी के ऊपर, काशी की राजधानी जो वाराणसी, और काशी के ठीक ऊपर ये दिख रहा है जो आपको, ये वाला, तो वो था मल्ल, जिसे हम मल्ल कहते थे। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, कुशीनारा भी कहते थे जिसको हम। तो ये है हमारा महाजनपद यूपी में जो स्थित थे वो हो गए। और ये पॉइंट से दिखाया गया है आपको, यहाँ से आप समझ सकते हैं ये कौन सा कहाँ स्थित है। इसकी लोकेशन वाइज याद नहीं करना है कौन सा कहाँ स्थित है, बस पता होना चाहिए आपको, तो इससे याद करने में आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं बिहार में कौन कौन से स्थित थे। तो बिहार में आप देख सकते हैं ये वज्जी, सबसे पहले वज्जी, ये इस तरह लिखा है वज्जी, तो वज्जी स्थित है बिहार में। और वज्जी की राजधानी यहाँ लिखी है वैशाली, ठीक है, वैशाली। उसके नीचे जो है मगध, जो सबसे बड़ा महाजनपद था 16 महाजनपदों में। और मगध की राजधानी जो थी वो गिरिब्रज या राजगृह, तो गिरिब्रज या राजगृह या गिरिब्रज थी या राजगृह, ठीक है। लास्ट है अंग जो था वो सबसे ज़्यादा पूर्व की ओर स्थित था, अंग, और अंग की राजधानी चंपा थी, ठीक है। लास्ट नहीं सॉरी, अभी तो और बचे हैं, 3-4 और बचे हैं, उसके बाद देख लेते हैं। यहाँ है हमारा, पहले राजस्थान का देख लेते हैं। राजस्थान में जो था वो मत्स्य स्थित था, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, मत्स्य राजस्थान और इसकी राजधानी विराटनगर। फिर अवंती आता है, अवंती मध्य प्रदेश की तरफ स्थित है, ये देख सकते हैं आप। अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और लास्ट में जो दक्षिण में स्थित है ये, तो दक्षिण में अश्मक जो है वो ये स्थित है दक्षिण में, जो कि ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित है। ये है गोदावरी नदी और ये है कृष्णा नदी, तो गोदावरी और कृष्णा के बीच हमारा अश्मक स्थित था, और जिसकी राजधानी थी पोटिल या पोतन या फिर प्रतिष्ठान या पैठन, कुछ भी कह सकते थे, पैठन इस तरह लिखते हैं,
पैठन, मतलब पा से इसकी राजधानी थी, तो पा से कोई भी वर्ड आए समझ जाना, पोतन। और प्रतिष्ठान भी कह सकते थे, प्रतिष्ठान, तो ये सभी एक ही चीज़ हैं। पोटिल भी कहते हैं इसको, पोटिल। तो ये अशमक की राजधानियाँ थी। आपको ये नेट से भी मिल जाएगा, अगर कुछ राइटिंग में गड़बड़ हो तो आप वहाँ से भी देख लेना। तो इसको एक बार से हम ये जूम आउट करके यहाँ एक बार में दिखा देते हैं, इससे याद करने में आसानी होगी। यहाँ से देख लेना आप, ये सभी महाजनपद थे, आपको यहाँ से ये पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया भारत का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है। तो भारत का कौन सा अनुच्छेद, तो हमने बताया था भारत के मतलब संविधान के जितने भी अनुच्छेद होते हैं वो हम आपको एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है कि ये पूरा अनुच्छेद डिस्कस कर लिए जाएँ। इसलिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना, या फिर सबसे लास्ट वाला, जब हम 20 के बाद 25 प्रैक्टिस सेट्स पूरे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जितने भी टॉपिक बचे होंगे वो हम एक वीडियो में नहीं, मतलब अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ जितने भी टॉपिक बचे हैं तो वो हम मोस्टली लास्ट में ही कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में ख़ास ये है कि हम मूल जो अधिकार हैं वो ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मूल अधिकार अक्सर पूछ लिए जाते हैं, वो अलग वीडियो में नहीं देने वाले, तो आपको यहाँ से कवर करने होंगे मूल अधिकार क्या होते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपका मूल अधिकार से ही संबंधित है, तो मूल अधिकार हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, और आगे भी चलो कर लेंगे, एक साथ जब करेंगे तो कर ही लेंगे। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जैसे बोलते हैं, तो आपका सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये भाग 3 है संविधान का, अनुच्छेद 12 से 15। अनुच्छेद 12 से 15 में ये जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन किया गया है, जैसे हम मूल अधिकार भी बोलते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। भाग 3 है अनुच्छेद का। अच्छा, अनुच्छेद का भाग 3 क्या होता है ये भी सब अभी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी का आने वाला है। संविधान का भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। भारत का अधिकार पत्र यानी कि भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है किसको, मूल अधिकार को, मौलिक अधिकार को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। मूल अधिकार जो हैं वो सबसे पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये 6 भागों में बटे हुए हैं। कौन कौन से हैं 6 भाग, ये देख लेते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो है वो पहला भाग जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 है। अच्छा, अनुच्छेद फिर 12 और 13 कहाँ गए, आपको ये चीज़ आएगी दिमाग में। तो 12 और 13 में कुछ नहीं है। 12 में जो है वो राज्य का वर्णन है, राज्य किसे कहते हैं। इसी तरह 13 में कुछ वर्णन है जो हम आपको बाद में बता देंगे। अभी आपको 14 से देखने हैं, क्योंकि इसके मूल अधिकार जो हैं उसके 6 भाग हैं। पहला भाग जो है वो समता या समानता का अधिकार है। समता या समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन है इसका। नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। सेकंड नंबर, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऊपर जो है वो समानता, मतलब संविधान के समक्ष समानता होनी चाहिए, तो वो था सबसे पहले नंबर का। दूसरे नंबर का स्वतंत्रता भी तो होनी चाहिए, तो स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो सभी नागरिकों को दिए जाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहीं शोषण ना हो किसी का, तो इसके लिए 23-24, अनुच्छेद 23-24 इसके लिए वर्णित है, जो भाग 3 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भाग 4 में है। धार्मिक स्वतंत्रता की, अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में है तो वो धार्मिक स्वतंत्रता भी उसको मिलनी चाहिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है, यानी कि 25, 26, 27, 28, ये 4 अनुच्छेद आपके जो हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। इसके अलावा 5वां जो है भाग वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 और 30 का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं इसमें। लास्ट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। तो ये 6 भाग थे संविधान के, मूल अधिकारों के 6 भागों में बटा गया, तो वो 6 भाग आपको याद होने चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद इसमें हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट था हमारा समता या समानता का अधिकार, जो हमने देखा था। समता या समानता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक हमने देखा था। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ, अनुच्छेद 14 क्या कहता है। तो आपको ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हेडिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि हेडिंग पूछते हैं वहाँ आपसे कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता। तो कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का वर्णन करता है, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 14। विधि क्या होता है, लॉ के समक्ष सभी समान होंगे, तो ये कहता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा, भेदभाव का निषेध। तो भेदभाव नहीं किया जाएगा इन सभी आधार पर। नेक्स्ट जो है वो अनुच्छेद 16 है, जिसमें कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन क्या होता है, सरकारी नौकरी वगैरह जो होती हैं, लोक नियोजन
के विषय में सबको समान अवसर दिया जाएगा, भले ही वो किसी भी कास्ट या किसी भी वर्ग से आता हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी, जो टच नहीं करते थे एक दूसरे को प्राचीन काल में, तो वो चीज़ें इसमें अंत किया गया है। फिर अनुच्छेद 18 है जो उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे प्राचीन काल में हम देखते थे कि उपाधियाँ बहुत सारी दे दी जाती थी, वो जो रिच वर्ग थे, बहुत सारे जो मतलब धनी वर्ग थे, तो उनको रायजादा, रायसेन और भी राय बहादुर इस तरह की उपाधियाँ दी गई थी, राजा। तो ये सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया, अब सभी लोग समान होंगे अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। लेकिन इसका एक्सेप्शनल भी है, तो ये आपको नहीं देखना, ये बहुत ऊंचे लेवल की चीज़ हो जाती है, IAS PCS लेवल की, कि जैसे उपाधियों का अंत कर दिया गया है लेकिन फिर भी ये उपाधियां अभी भी दी जाती हैं, जैसे महावीर चक्र, वीर चक्र आदि ये सभी दिए जाते हैं। तो क्यों दिए जाते हैं? तो ये एक्सेप्शनल है, ये आपको अभी हमारे में नहीं पढ़ने हैं क्योंकि DSSS में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। बस आपको ये हेडिंग याद करनी है, उपाधियों का अंत किस में किया गया? अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये कौन सा था? भाग 1 था संविधान का, जो था समता या समानता का अधिकार। अब चलते हैं नेक्स्ट आता है भाग 2 जिसमें आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 इन सभी में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किस किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है फंडामेंटल राइट्स के रूप में भारतीय नागरिकों को, तो वो यहाँ पढ़ लेंगे हम। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 हैं। तो अनुच्छेद 19A में 19 को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें 19A में बोला गया है कि बोलने की स्वतंत्रता होगी, 19B में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता होगी। कहीं भी शांतिपूर्ण, अगर हमारे पास हथियार नहीं है तो कहीं भी हम सम्मेलन या सभा कर सकते हैं, तो ये अधिकार। 19 का C कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, जैसे ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन ये सभी बनते हैं, संघ बना लेते हैं अपने अपने वर्ग, तो इसको अनुच्छेद 19C के अंतर्गत वर्णन किया गया है। इसका अनुच्छेद 19D के अंतर्गत वर्णन किया गया है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी हम ट्रैवल कर सकते हैं, अनुच्छेद 19D के अंतर्गत। फिर 19E आता है जो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में हम निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, तो यह अनुच्छेद 19E कहता है। ये अब हटा दिया गया है 370 आर्टिकल, तो अब जम्मू कश्मीर में भी हम बस सकते हैं। अनुच्छेद 19F कहता है कि संपत्ति का अधिकार, जो कि हटा दिया गया है, इसको याद नहीं करना है, लेकिन ये चीज़ पता होनी चाहिए 19F को हमने क्यों हटा दिया है, क्योंकि ये जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 की बात है, जब हमने 44th अमेंडमेंट किया था संविधान में, और 1978 में हुआ था ये 44वां, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और ये अब एक विधिक अधिकार बन गया है, ये मूल अधिकार नहीं रह गया है संपत्ति का अधिकार जो है, ठीक है। उसके अलावा आता है 19 का G, तो F तो हट गया है, तो आपको 5 तो ये हो गए और एक G 6 ये हो गए, तो इस तरह की 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है इसमें 19 आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 19 अनुच्छेद नंबर 19 में। लास्ट जो है 19G, किसी भी तरह का व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता होगी, कोई भी व्यापार हम अपना सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 20, तो क्या कहता है अनुच्छेद 20 कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे अगर किसी ने कोई अपराध किया है और उसका दोष सिद्ध हो जाता है कि अपराधी है, तो उसको कुछ संरक्षण भी दिया जाएगा कि अगर किसी को एक बार सज़ा मिल गई, कहीं दूसरी बार न मिलने पाए, ताकि उसके अधिकारों का उल्लंघन ना हो, मतलब अधिकारों का हनन ना हो। इसके लिए अनुच्छेद 19B है, जिसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है कि हमारा जो प्राण होते हैं, हमारी जो लाइफ है, उसकी स्वतंत्रता होगी जीने की, दैहिक स्वतंत्रता होगी, हमारे शरीर की स्वतंत्रता होगी, हम जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी रीजनेबल आपके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ये नहीं है किसी को भी मारोगे, तो स्वतंत्रता दी गई है इसमें। इसी में हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हम लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको ये जरूर याद होनी चाहिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसके द्वारा 21 में एक और 21 का के रूप में जोड़ दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। कहने का मतलब ये है, जब प्राणी को, यानी कि व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो बच्चे को भी क्यों ना पढ़ने का अधिकार दिया जाए। तो इसी के संबंध में 21 का जोड़ा गया है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, 2002 में जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराता है।
अनुच्छेद 22 है जो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। जैसे कि अगर पुलिस ने या फिर किसी भी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसके संबंध में कुछ उसको संरक्षण दिया जाएगा कि नहीं, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है क्या उसको वैसे ही वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको कुछ संरक्षण भी तो दिया जाना चाहिए। तो अगर भले ही वो सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से कोई भी गिरफ्तार कर रहे तो उसके लिए ये नियम बनाए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना होगा, नज़दीकी दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं। वकील करने के लिए उसको स्वतंत्रता दी जाएगी और हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि इसको क्यों बंदी बनाया गया है। ये सब चीज़ें होती हैं अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जो मूल अधिकार हैं आपको बिल्कुल जवान पर रटे हुए होने चाहिए। ये कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा इसमें से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो आर्टिकल हम एक साथ बाद में देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ ये हम डिस्कस कर ले रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मतलब बलात् श्रम मतलब किसी से ज़बरदस्ती श्रम नहीं कराया जा सकता बल के दम पर, कि कोई ज़्यादा ताकतवर है तो आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता है। और दूसरा, मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा। दुर्व्यापार जैसे मानव की तस्करी, मानव को लड़कियों को बेचे जाते हैं तो वो चीज़ नहीं होगी, तो उसको संविधान में जो है वो निषिद्ध किया गया है। उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध भी है इसके लिए। अनुच्छेद 24 जो है वो बालकों के नियोजन का प्रतिशोध करता है कि बालक जो हैं 14 वर्ष के कम के, उनको ऐसे कारखानों में नहीं रखा जाएगा जो जोखिम भरे होते हैं। ठीक है, तो वो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है कारखानों में, अनुच्छेद 24। तो ये थे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा चलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए देश में। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 4 है, भाग 4। तो अनुच्छेद जो है वो 25, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसका अबाध रूप से मान्य प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई भी जैसे कि सिख होते हैं वो कटार लेकर घूमते हैं, तो वो सभी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26, जिसमें कहते हैं कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति अपने धार्मिक कार्य के लिए जो है वो संस्थाओं की जो है वो स्थापना, पोषण, विधि सम्मत ये सभी कर सकता है। तो आपको डिटेल में नहीं आना है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है इसको अगर आपको समझना है तो क्या था, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है। प्रबंध कैसे करेगा धार्मिक कार्यों का, तो व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, अपने धर्म के लिए संस्थाओं की पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। तो कोई भी जैसे धार्मिक अगर संस्थान वो खोलना चाहता है तो वो खोल सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, उसके लिए जो है संपत्ति का अर्जन भी कर सकता है। विधि सम्मत होना चाहिए लेकिन ये सभी चीज़ें। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो मतलब धार्मिक आधार पर या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गए। मतलब अनुच्छेद 27 जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है कोई भी धर्म जो है। कोई भी धर्म ये नहीं कहेगा कि इस धर्म का व्यक्ति होने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये कुछ नहीं होगा इस तरह की चीज़ें। अनुच्छेद 28 जो है वो ये कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं आजकल स्कूलों में कोई भी धार्मिक शिक्षा हमारी, चाहे कुरान हो, महाभारत हो या फिर रामायण, गीता, बाइबल, ये किसी भी कोई भी धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई नहीं की जाती है, कराई जाती है। भले ही नैतिक शिक्षा के रूप में थोड़ा बहुत प्रचलन है लेकिन वैसे पूरी तरह इसका अध्ययन नहीं किया जाता है किसी भी स्कूलों में। तो ये निषिद्ध है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। ये तो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। उसके बाद आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 29 और 30 में आते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनके हितों की रक्षा की जाएगी, उनको हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है अल्पसंख्यक वर्ग को। क्या होता है अल्पसंख्यक वर्ग, देख लेते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। तो अल्पसंख्यक क्या होता है, माइनॉरिटीज़ को कहते हैं, जैसे मुस्लिम और भी होते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सभी अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट नहीं होते, शेड्यूल ट्राइब्स को कहते हैं अल्पसंख्यक में रखा जा सकता है। और भी कई चीज़ें होती हैं अल्पसंख्यक का, भाषा के आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर। तो वैसे मोस्टली तो भाषा के आधार पर ही रखे जाते हैं। लिपि, संस्कृति उनकी देख लेते हैं, बहुत सारे
जो होते हैं इसके लिए कुछ वो होते हैं, क्या कहते हैं, नियम, जिनके तहत इन्हें रखा जाता है अल्पसंख्यक वर्ग में। तो अल्पसंख्यक वर्गों में क्या होता है, इनको किस तरह का संरक्षण दिया गया है कि ये जो लोग हैं अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अपने मतलब शैक्षणिक संस्थानों में, सॉरी संस्कृति वो तो इसके बाद वाला है, 29 में जो है वो ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अगर कोई भी है तो उसको किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, केवल इस बेस पर कि वो उसकी भाषा अलग है या उसकी जाति अलग है, उसकी धर्म अलग है या उसकी संस्कृति हमसे नहीं मिलती है, तो इस आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में उसको एडमिशन लेने से रोका नहीं जाएगा। तो ये उनका अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 29 में। 30 में जो था अभी डिस्कस कर रहे थे, तो अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं वो लोग और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि शिक्षा अपने पसंद की, अपने संस्कृति को वो बनाए रखने के लिए वो अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं वो अपने पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं। सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह के भेदभाव नहीं करेगी। सरकार जैसे अनुदान देती है तो वो देती रहेगी और उसके लिए किसी भी भेदभाव नहीं करेगी। अगर कोई भी ऐसा करता है अल्पसंख्यक वर्ग अपनी जो है संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है। लास्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसमें क्या कहा गया है, अगर संविधान में मतलब कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8th क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे कि संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 14 क्या देता है, भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भुगतान बैंकों का खोला जाना, भुगतान बैंकों को खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना, ये सभी कार्यक्रम जो हैं वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग हैं। तो उपरोक्त में से कौन कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा भाग है वित्तीय समावेशन का भाग जो है? भाग केवल 2 है, केवल 1, 2, 3 है, उपरोक्त सभी हैं या 2, 3, 4 हैं? तो ये इनमें से क्या भाग है, कौन सा भाग हो, वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का कौन सा भाग है? तो वित्तीय समावेशन क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसका आंसर सबसे पहले हम बता ही देते हैं। इसका आंसर जो है वो उपर्युक्त सभी होगा। ये सभी प्रोसेस जो हैं वित्तीय समावेशन प्रक्रिया के भाग हैं। क्या होता है वित्तीय समावेशन, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, वित्तीय समावेशन एक ऐसा मार्ग है जिस पर सरकारें आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल करके आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम छोर तक खड़ा व्यक्ति भी आर्थिक विकास के लाभों से वंचित ना रहे। वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदम, ये सभी भुगतान बैंकों का खोला जाना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, ये सभी क्या है, वित्तीय समावेशन के भाग हैं। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी सामान्य मानव होता है या सामान्य जन होता है उसको हम बैंकिंग प्रणाली तक ला सकें। जैसे ये बैंक है, अगर किसी को भी हम बैंकिंग प्रणाली से जोड़ रहे हैं, उसका फ्री में खाता खुलवा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा फ्री में अभी खाते खोले थे, जीरो बैलेंस जो अकाउंट जो थे, तो वो क्या था, वो इसी का भाग था कि वित्तीय समावेशन हम लोग कर रहे हैं। वित्तीय समावेशन में उनको बैंकों से जोड़ना था इसका मकसद, ताकि बैंकों का लाभ वो सभी लोग उठा सकें जिनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा कम होती है। 10-20 रुपये जो रोज़ जोड़ते हैं तो वो भी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ सकें और बैंकिंग प्रणाली का लाभ उठा सकें, इसीलिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। ऋण जो है, जनधन योजना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, मुद्रा ऋण योजना और जो अभी जीरो बैलेंस अकाउंट खुले थे, भुगतान बैंकों का खोला जाना, ये सभी चीज़ें वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आती हैं, ताकि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी आर्थिक विकास के लाभों से वंचित ना रहे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट था, जिसमें कहा गया था उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट नहीं हो पाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है। तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे और बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए SSC टूल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।